नमस्कार बच्चों, बोर्ड एग्जाम बिल्कुल पास में है। मुझे उम्मीद है आप लोगों की मैथ्स की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी वजह से अगर अभी तक आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो पाई है या आपको नहीं पता है कि इस लास्ट टाइम में मैं क्या पढ़ूं, तो मैं आपके लिए एक क्विक रिवीजन की ये सीरीज लेके आया हूं जिसमें मैं एक एक करके सारे चैप्टर्स का एनालिसिस करूंगा। मैं इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। हमारा पहला टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हमेशा एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि व्हाट इज रिलेशन। लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, देन अ सेट R is said to be a relation on A if R is subset of A cross A। आपको पिछली क्लास में सिखाया जा चुका है कि A क्रॉस A यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे लिखते हैं। उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ही रिलेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कोई सेट A है जिसका एलिमेंट 1 एंड 2 है। अब अगर इसमें मुझे इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना हो यानी A क्रॉस A लेना हो, तो A क्रॉस A के लिए मैं इसका पहला एलिमेंट 1 लूं। 1 का कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर मैं दोनों के साथ करता हूं तो ये रिजल्ट बनेगा 1,1, फिर 1,2, सेम इसी तरीके से 2,1 एंड 2,2। ये हमारा हो गया सेट ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसका कोई भी सबसेट अगर लिया जाए तो वो हमारा रिलेशन होता है। इस टॉपिक में हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिलेशन, क्योंकि हमें सिर्फ इसी की जरूरत। सबसे पहला टाइप होता है एम्प्टी रिलेशन। इसी को हम लोग वाइड रिलेशन भी कहते हैं। अ रिलेशन आर on set A is called empty or void relation if no element of A is related to any element of A। For example, मेरे पास कोई सेट A है, इसमें मैं कुछ एलिमेंट लिख लेता हूं 1, 2, 3। अब अगर ऐसा कोई रिलेशन हो जिसमें इस सेट से मुझे कोई भी एलिमेंट ना मिले, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक रिलेशन है x, y such that y is equal to x plus 5 for all x y belongs to set A। अब आप खुद निकाल के देखिए, मैं x की जगह पे सेट A से कोई भी एलिमेंट लूं, मुझे y इसी सेट A में मिलना चाहिए। तो अगर मैं x की जगह पे 1 लेता हूं और ये 1 यहां पे पुट करूंगा तो 1 + 5 6 आ जाएगा और 6 सेट ए में अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये रिलेशन हमारा एम्प्टी रिलेशन हो गया। दूसरा रिलेशन होता है यूनिवर्सल रिलेशन। अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। इसका मीन्स ये हुआ, अगर मेरे पास कोई सेट ए है जिसके कुछ एलिमेंट हैं 1, 2, 3। अब ऐसा रिलेशन मुझे चाहिए जो यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा अगर उस रिलेशन में जितने भी एलिमेंट आए हों वो सारे के सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट को बिलोंग करते हैं, यानी कि सारे एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट में अवेलेबल हों। अदर वर्ड में बोल सकते हो, आपने कहा था ना, हम लोगों ने देखा था कि हमारा रिलेशन जो है वो ए क्रॉस ए पर डिपेंड करता है। अगर ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट रिलेशन के एलिमेंट हो जाएं तो वो यूनिवर्सल रिलेशन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल x, y सच दैट मॉडुलस ऑफ x माइनस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू सेट A। अब आप खुद देखो, आप सेट A से इनमें से कोई भी एलिमेंट लो और उसका ऑर्डर्ड पेयर बनाओ 1, 1, 1, 2, 1, 3 या फिर 2, 1, 2, 2, 2, 3 और उनको सब्ट्रैक्ट करके देखो, हमेशा आपको रिजल्ट 0 से बड़ा मिलेगा। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि यहाँ पे जो हमारा रिलेशन है इसके सारे एलिमेंट ए क्रॉस ए से मैच करते हैं। तो इस तरीके के जो रिलेशन होते हैं इनको हम यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। अगला टाइप हमारा है आइडेंटिटी रिलेशन। A relation R on set A is called identity relation
if every element of A is related to itself only, that is R is equal to A comma A such that A belongs to A। इसका मतलब ये हो गया, इसमें सिर्फ वो एलिमेंट आएंगे जो itself के साथ रिलेटेड हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई सेट है जिसके एलिमेंट 1 2 3 है, इसके रिलेशन में मुझे सिर्फ वही एलिमेंट चाहिए जो itself से रिलेटेड हो। यानी 1 को अगर मैं लेता हूं तो वो 1 से रिलेटेड होना चाहिए, मैं 2 को लूं तो वो 2 से रिलेटेड होना चाहिए, मैं 3 को लूं तो वो 3 से रिलेटेड होना चाहिए। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि जितने भी सेट में एलिमेंट हैं सबका मुझे डबलेट मिलना ही चाहिए, तभी जाकर के ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। अगला होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यहां से मेन रिलेशन स्टार्ट होता है, क्योंकि एग्जाम में जो भी पूछे जाने वाले रिलेशन है उनमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ही होते हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मीन्स हो गया, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ ए इज रिलेटेड टू ए। इसका मतलब ये हुआ कि मैं कोई भी एलिमेंट लूं वो इटसेल्फ के साथ रिलेटेड होना चाहिए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि सेट में जितने भी एलिमेंट हों सबके साथ ये चीज होनी चाहिए। आइडेंटिटी और इसमें डिफरेंस क्या है, आइडेंटिटी में ओनली की कंडीशन होती है, इटसेल्फ ओनली, बट यहां पे ओनली की कंडीशन नहीं होती। इसका मतलब कि यहां पे अगर एलिमेंट कुछ चेंज भी हो बस डबलेट मुझे मिल जाए उतना सफिशियंट है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास सेट अगर 1 2 3 है और रिलेशन में एलिमेंट मुझे 1 का डबलेट मिल जाए, 2 का डबलेट मिल जाए, 3 का डबलेट मिल जाए। अब इसके अलावा अगर कुछ और भी हो, सपोज दैट जैसे इसमें 1 2 है तो भी ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, बट ये रिलेशन आइडेंटिटी नहीं होगा क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा आ गया है। आइडेंटिटी के लिए जरूरी है कि ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, बट रिफ्लेक्सिव में ये बाउंडेशन नहीं है। ए इटसेल्फ से रिलेटेड तो होना चाहिए, बट ये बाउंडेशन नहीं है कि वो ओनली इटसेल्फ से रिलेटेड होना चाहिए। अगर कभी ऐसी कंडीशन आती है कि कुछ एलिमेंट कम होते हैं, जैसे 1 1 है, 2 2 है, बट 3 3 नहीं है, इसके बाद 1 2 आ गया, तो इस कंडीशन में ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। और आइडेंटिटी तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि वहां पे सारे मैच करने चाहिए होते हैं। अगला है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन इफ ए इज रिलेटेड टू बी इंप्लाइज बी इज रिलेटेड टू ए। इसका मतलब यह हुआ कि अगर ए बी से रिलेशन बना रहा है तो बी ए से रिलेशन भी बनाना चाहिए, नहीं उल्टा रिलेशन भी बनना कंपलसरी है। फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू ए, इसको हम रिलेशन की लैंग्वेज में ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई सेट ए है जिसके एलिमेंट 1 2 3 हैं, तो इसके रिलेशन में मुझे वो सारे एलिमेंट, सपोज करो मेरे पास 1 2 एलिमेंट है, तो ये सिमेट्रिक तभी पॉसिबल होगा जब इसमें 2 and 1 भी अवेलेबल हो। मेरे पास 1 1 है तो 1 1 का उल्टा 1 1 ही होता है, तो कुछ और ढूंढने की जरूरत नहीं है। मेरे पास 2 3 है तो 2 3 का उल्टा 3 2 होता है। ये रिलेशन मेरा सिमेट्रिक रिलेशन है। इसमें ये बाउंडेशन नहीं है कि सारे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। एक एग्जांपल में और देखिए, अगर मेरे पास कोई रिलेशन है 1 1 2 2 एंड 3 3, तो देखिए आइडेंटिटी में क्या था, सेट ए के जितने एलिमेंट हैं सब रिलेटेड होने चाहिए। सेट ए में 3 एलिमेंट थे और तीनों के डबलेट अवेलेबल हैं, मतलब कि ये रिलेशन आइडेंटिटी है। अगर मैं रिफ्लेक्सिव को देखूं तो रिफ्लेक्सिव में क्या था, ए होने चाहिए, एक्स्ट्रा से फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ ए तो है, एक्स्ट्रा भी नहीं है, कोई बात नहीं, इसका मतलब कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है। बट सिमेट्रिक में देखूं तो सिमेट्रिक में मुझे अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर, यानी उल्टा मिलना चाहिए। 1 1 का उल्टा 1 1 होता है, 2 2 का उल्टा 2 2 होता है, 3 3 का उल्टा 3 3 होता है। इसका मतलब ये रिलेशन आइडेंटिटी भी है, रिफ्लेक्सिव भी है एंड सिमेट्रिक भी है। अगला रिलेशन है मेरा ट्रांजिटिव रिलेशन। A relation R on set A is called transitive relation if A is related to B and B is related to C। जब ये दोनों कंप्लीट हो जाए, यानी A B से रिलेटेड हो जाए और B C से रिलेटेड हो जाए,
तो ए सी से रिलेटेड होना चाहिए सारे एलिमेंट के लिए। इसको हम लैंग्वेज में ऐसे लिखते हैं, a comma b is related to r and b comma c is related to r implies ac is related to r। इसमें एक कंडीशन और बनती है कि if there is no situation in which ab belongs to r, यानी कोई ऐसी कंडीशन ही ना हो कि ab r को रिलेट करे और साथ में bc भी r को रिलेटेड करे। इसका मतलब हो गया कि अगर पहला एलिमेंट b पे स्टार्ट हो रहा है तो दूसरा एलिमेंट ऐसा मिले ही ना जो बी से स्टार्ट हो, देन द रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो इस केस में भी आपका रिलेशन ट्रांजिटिव ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कोई सेट ए है जिसके एलिमेंट 1 2 3 हैं। अब अगर मेरे पास कोई रिलेशन है आर जो है 1 2 और दूसरा एलिमेंट मेरे पास है इसमें 2 3, ये 2 पे खत्म हुआ, ये 2 से स्टार्ट हुआ, तो इसका ट्रांजिटिव होने के लिए इसमें 1 3 का होना कंपलसरी है। बट अगर कोई रिलेशन सिर्फ ऐसा मिलता है कि इसमें 2 3 तो है बट दूसरा 3 से स्टार्ट होने वाला नहीं है, यानी 1 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इसमें ए बी तो था बट बी सी था ही नहीं, तो ऐसे केस में मुझे उसको ढूंढने की जरूरत नहीं, तीसरा वाला मैं बिना उसके ही इसको ट्रांजिटिव बोल दूंगा, यानी ये सिंगल एलिमेंट के बिहाफ पर ही ट्रांजिटिव हो जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पे देखिए, ये 1 2 है, ये 2 पे एंड हुआ है बट 2 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट 2 3 है, तो अगर 1 2 है 2 3 है तो 1 3 का होना कंपलसरी है। अब अगर मैं इस एलिमेंट के हिसाब से देखूं तो इसमें अभी 1 3 की कमी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिलेशन मेरा ट्रांजिटिव नहीं हुआ। इसको ट्रांजिटिव होने के लिए इसके अंदर 1 3 का होना कंपलसरी है, तभी ये ट्रांजिटिव हो पाएगा। अब 1 3 एलिमेंट से अगर देखो तो ये इसको अगर मैं ए बी बोलूं तो 3 से स्टार्ट होने वाला इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये एज अ सिंगल एलिमेंट ही ट्रांजिटिव हो जाएगा। मतलब इसका ये हुआ कि कहीं भी अगर मुझे सिंगल एलिमेंट मिलता है, सिंगल एलिमेंट का मतलब सपोज करो सिर्फ 2 3 ही हो, अब यहाँ पे 3 से स्टार्ट होने वाला दूसरा है ही नहीं, तो इसको मैं बिना दूसरे और तीसरे एलिमेंट के ही ट्रांजिटिव बोल दूंगा। किसी भी रिलेशन में जितने एलिमेंट होंगे सारे एलिमेंट्स को चेक करना कंपलसरी हो। फिर हमारा मेन पार्ट आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। A relation R on set A is called equivalence relation if R is reflexive, symmetric and transitive। किसी रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन तभी बोलेंगे जब वो रिफ्लेक्सिव भी प्रूव हो जाए, सिमेट्रिक भी प्रूव हो जाए एंड ट्रांजिटिव भी प्रूव हो जाए। आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स में, उसमें आपसे इक्विवेलेंस रिलेशन ही पूछ लेगा। कई बार इक्विवेलेंस रिलेशन के साथ साथ इक्विवेलेंस क्लास भी पूछ बैठता है। इक्विवेलेंस क्लास में क्या होता है, लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए एंड लेट ए बिलोंग्स टू ए, देन वी डिफाइन द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए एज ए इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए को बोलते हैं कंटेनिंग ए, बी बिलोंग्स टू ए सच दैट बी ए बिलोंग्स टू आर। ए से रिलेटेड वो एलिमेंट चाहिए होंगे जो रिलेशन को सेटिस्फाई करते हों। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई सेट ए है जिसमें एलिमेंट 1 2 3 से लेकर के 10 तक है और मुझे रिलेशन दिया हुआ है x, y सच दैट x माइनस वाई मॉडुलस इज डिविजिबल बाई 3। मान लीजिए मुझसे पूछ लिया इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1, तो इसका मतलब ये हुआ मुझे इस रिलेशन में 1 से रिलेटेड वो सारे एलिमेंट चाहिए जो सेट ए से आते हो, मतलब 1 के साथ सेट ए के जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट बन सकते हो उन कार्टेशियन प्रोडक्ट में मुझे वो वाला एलिमेंट चाहिए जो 3 को डिवाइड कर सके। तो अब सोच के देखिए, 1 का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 से बनाया जाए तो 1, 1 हुआ और 1, 1 का मतलब 1 माइनस 1 3 से डिविजिबल है, तो यानी कि 1 हमारा इसका एलिमेंट है। अगर मैं 2 लूं तो 1, 2 को माइनस करने पर 3 से डिवाइड नहीं होगा, 3, 1 से डिवाइड नहीं होगा, 4, 1 3 होता है और 3 3 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि ये 4 इसका एलिमेंट हुआ। 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 हो जाएगा। 7 को माइनस 1 6 बनता है और 6 3 से डिवाइड होता है। 8 नहीं होगा,
9 नहीं होगा, 10 हो जाएगा। 10 माइनस 1 9 होता है और 9 3 से डिवाइड होता है। इसका मतलब कि 1 की इक्विवेलेंस क्लास के जो एलिमेंट होंगे वो 1 4 7 एंड 10 होंगे। ये वो एलिमेंट हैं जिनको अगर 1 के साथ लिखा जाए तो रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, मींस 1 माइनस वाई करने पर वो 3 से डिवाइड हो जाएंगे। तो इस तरीके से कोई भी आपको रिलेशन दिया हुआ हो उसमें इक्विवेलेंस क्लास आपसे पूछा जा सकता है। तो हमारा था टॉपिक। अब हम आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे जो इस लेसन से आपसे पूछे जा सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। लेट a इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू z सच दैट 0 इज लेस देन x इज लेस देन 12, यानी कि x की वैल्यू 0 एंड 12 के बीच में है। अब आपको शो करना है कि रिलेशन R इज इक्वल टू ए बी सच दैट a कॉमा b बिलोंग्स टू a एंड मॉडुलस ऑफ a माइनस b इज डिविजिबल बाई 4 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। पहले तो आपको शो करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, उसके बाद फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1, आल्सो राइट द इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग। मतलब इसमें मुझे दो काम करने हैं, एक तो 1 से रिलेटेड सारे एलिमेंट बताने हैं और साथ में 2 की इक्विवेलेंस क्लास भी लिखनी है। तो सबसे पहले तो मुझे इसको प्रूव करना पड़ेगा कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, और इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए स्टार्टिंग होती है रिफ्लेक्सिव से। तो सबसे पहले मैं इसको रिफ्लेक्सिव प्रूफ करूंगा। इसके लिए आपको हेडिंग डालना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव, और एलिमेंट आपको लेट कर लेना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव में हम लोगों ने सीखा था कि डबलेट बनाता है सेम एलिमेंट के साथ। तो लेट x कॉमा x बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x बिलोंग्स टू गिवन सेट इंप्लाइज दैट। अब इसमें अगर मैं अपनी इस डेफिनेशन को इंप्लाई करता हूं, यानी कि जो मुझे क्वेश्चन में डेफिनेशन दी हुई है कि इनका डिफरेंस 4 से डिविजिबल होना चाहिए, वो भी मॉडुलस में, तो आप इसका डिफरेंस निकाल के देखो, ये आता है 0, और 0 मुझे पता है विच इज डिविजिबल बाई 4। तो 0 जो है 4 से डिविजिबल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये रिलेशन R है ये रिफ्लेक्सिव है। अब मुझे सिमेट्रिक प्रूफ करना है, उसके लिए आपको हेडिंग डालना पड़ेगा सिमेट्रिक। तो जब सिमेट्रिक लोगे तो सिमेट्रिक में मुझे उल्टा दिखाना पड़ता है। तो यहां पे पहले तो मुझे कोई एलिमेंट आपको लेट करना है, लेट x कॉमा y बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू गिवन सेट। दिस इंप्लाइज, इसी डेफिनेशन को अगर इसमें मैं यूज करता हूं तो रिजल्ट मेरा क्या बनेगा, मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 4। मीन्स इसका ये हो गया कि इसकी जो वैल्यू होगी वो 4 लैम्डा के लिए, इसकी जो वैल्यू होगी वो 4 लैम्डा के इक्वल होगी, वेयर लैम्डा इज एनी इंटीजर, यानी लैम्डा की जगह पे कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब जरा कॉमन सेंस लगाओ, एक कंडीशन सोचो कि अगर मैं इसमें माइनस कॉमन ले लूं तो ये बचेगा मॉडुलस ऑफ y माइनस एक्स, तब भी ये 4 लैम्डा ही रहेगा। अब मॉडुलस का मतलब होता है अगर नेगेटिव वैल्यू हो तो उसको मुझे पॉजिटिव ही लिखनी होती है, यानी कि ये होगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 लैम्डा। इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि अगर x माइनस वाई 4 से डिविजिबल था तो y माइनस एक्स भी 4 से डिविजिबल है। इस बात को मैं लिख सकता हूं y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r। इसके बाद मैं लिखूंगा हेंस r इज सिमेट्रिक। हमें ये पता चल गया हमारा ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक रिलेशन। फिर थर्ड कंडीशन में हमें प्रूफ करना होता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में मुझे 2 एलिमेंट लेने होंगे और थर्ड को करके दिखाना होगा जैसा कि डेफिनेशन में था, लेट x कॉमा y बिलोंग्स टू r एंड y कॉमा z बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x y z बिलोंग्स टू गिवन सेट। अब इस पर अगर मैं डेफिनेशन को यूज करता हूं तो ये क्या बनाएगा, मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई डिविजिबल बाई 4। यहां पे मैं
4 से डिविजिबल को 4m दिखा सकता हूं एंड वाई जेड को अगर देखो तो y माइनस जेड का मॉडुलस भी 4 से डिविजिबल होना चाहिए, इसको मैं 4m ले लेता हूं, वेयर m एंड n बी एनी इंटीजर्स, कुछ भी हो सकता है इसकी जगह पे। अगर इनको आपस में आप ऐड करो तो ऐड करने से आपको क्या मिलेगा, मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 4m प्लस n। यहां से y और y कैंसिल हो गया तो रिजल्ट में बचेगा x माइनस जेड इज इक्वल टू 4m प्लस n। 4 का मल्टीपल होने का मतलब यह हुआ कि x माइनस जेड भी हमारा 4 से डिविजिबल है। तो इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं, x, z belongs to R, hence R is ट्रांजिटिव। तो हम लोगों ने क्या देखा कि हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो मैं फाइनल रिजल्ट लिखूंगा बिकॉज R is रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड transitive, hence R is an equivalence रिलेशन। अब हमारा ये रिलेशन तो इक्विवेलेंस प्रूव हो चुका, लेकिन इसमें हमसे पूछा है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1। तो इसके लिए लिखता हूं मैं ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1। तो यानी इसमें मुझे वो सारे एलिमेंट लिख देने हैं, कहां से, अपने सेट से, यानी 1 से 12 के बीच का जितने भी नंबर आते हैं जो 1 में माइनस करने पर 4 से डिवाइड हो जाए। तो अब खुद देखो 1 के साथ तो एक एलिमेंट 1 ही है, 1 माइनस 1 0 होता है, 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद दूसरा एलिमेंट होगा 5, 1 माइनस 5 4 होता है जो कि 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद तीसरा एलिमेंट होगा 9, 9 माइनस 1 8 होता है जो कि 4 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि ये 3 एलिमेंट होंगे जो 1 से रिलेटेड होंगे। साथ में पूछा है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, तो इसको भी लिख देना है मुझे, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2। तो इक्विवेलेंस क्लास में भी सेट आते हैं जिनको 2 में माइनस करने पर 4 से डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहला तो एलिमेंट है 2, 2 माइनस 2 4 से डिवाइड हो जाएगा। दूसरा एलिमेंट होगा 6, 2 माइनस 6 4 आता है जो कि 4 से डिवाइड हो जाएगा। तीसरा एलिमेंट होगा 10, 2 माइनस 10 8 होता है और ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो यानी ये इक्विवेलेंस क्लास 2 की हो गई और ये इक्विवेलेंस क्लास हो गई आपकी 1 की। दोनों चीजें पूछा था, यही आपका आंसर हो जाता है। दूसरा एग्जांपल मेरे पास है, सो दैट रिलेशन आर डिफाइंड बाई ए बी इज रिलेटेड टू सी डी। यहां ऑर्डर्ड पेयर में बात की गई है, ए प्लस डी यानी बाहर वाले दोनों नंबर का एडिशन अंदर वाले दोनों नंबर के इक्वल है। यानी इस ए का एडिशन इस डी से और इस बी का एडिशन इस सी से इक्वल बनाता है। ऑन ए क्रॉस ए मतलब सेट ए में जितने भी एलिमेंट हो, और सेट ए में एलिमेंट कहां से हैं, 1 से लेकर 10 तक। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके बाद इक्विवेलेंस क्लास आपको लिखनी है 3,4 की। तो सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने के लिए मुझे इसको रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना पड़ेगा। तो रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए सेम तरीका है, मुझे ऑर्डर्ड पेयर लेट करना पड़ेगा। और चूंकि यहां पे ऑर्डर्ड पेयर में यानी कि पेयर में बात की गई है तो मैं सिंगल एलिमेंट ना लेकर के मैं पेयर में ही एलिमेंट लूंगा। लेट कोई मैंने ऑर्डर्ड पेयर ले लिया a, b, ये रिलेटेड है इटसेल्फ यानी कि a, b के साथ। फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू a क्रॉस a, यानी ए बी के जितने भी एलिमेंट आएंगे वो हमारे और a क्रॉस a से ही होंगे। अब इसके ऊपर अगर मैं अपनी ये डेफिनेशन अप्लाई करता हूं, डेफिनेशन में क्या था, बाहर वाले दोनों नंबर का एडिशन यानी इस a का b के साथ, तो ये मेरे पास बनेगा a प्लस बी, और फिर अंदर वाले दोनों नंबर का एडिशन यानी कि b माइनस a। हमको ये पता है
कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए को मैं भी a प्लस बी लिख सकता हूं। तो दोनों साइड में सेम आया है, तो दोनों साइड में सेम आने का मतलब ये हुआ कि हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव, यानी कि इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसके बाद हमें सिमेट्रिक प्रूफ करना है, फिर से वो तरीका वही है, हेडिंग डालेंगे सिमेट्रिक। अब इसके लिए मुझे कोई ऑर्डर्ड पेयर लेना है और फिर उल्टा करके दिखाना है। लेट a comma b is related to c comma d for all a comma b and c comma d belongs to a cross a। तो अब इस पर जब मैं इस रिलेशन को इंप्लाई करूंगा तो रिजल्ट में देखो मुझे क्या मिलेगा, बाहर वाला बाहर के इक्वल होना चाहिए, यानी कि a प्लस डी इज इक्वल टू हो जाएगा अंदर वाले सम यानी b प्लस सी के। तो इसको अगर मैं उल्टा करके लिख दूं, यानी कि b प्लस सी को पहले लिख दूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सेम अगर मैं c प्लस बी लिख दूं तो ये a प्लस डी जो है आपका वो d प्लस ए रहेगा। रीजन क्या है, एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, यानी चाहे 2 में 3 ऐड करो या 3 में 2 ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जिस तरीके से मैंने इस रिलेशन को यूज करके ये टर्म बनाया हुआ है, इसी तरीके से इसको मैं रिवर्स भी कर सकता हूं, यानी कि इस टर्म को यूज करके मैं इसको रिलेशन के फॉर्म में लिख सकता हूं। डेफिनेशन मेरी क्या थी, जो फर्स्ट 2 एलिमेंट होते हैं वो बाहर बाहर के होते हैं, तो यहां पर c प्लस बी है, तो यानी यहां पे बाहर c होगा और यहां पे बाहर b होगा। ठीक इसी तरीके से ये एलिमेंट अंदर अंदर वाले होते हैं, तो यहां पे d आएगा और यहां पे a आएगा। हमें क्या दिखाई पड़ा कि अगर AB CD से रिलेटेड था तो CD भी AB से रिलेटेड है। इसका मतलब ये हुआ हेंस R इज सिमेट्रिक। तो हमारा ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, एंड इसके बाद हमें इसको ट्रांजिटिव शो करना है। ट्रांजिटिव का रोल क्या है कि मुझे 2 एलिमेंट एक साथ लेने पड़ेंगे। लेट a कॉमा b इज रिलेटेड टू c कॉमा d एंड c कॉमा d इज रिलेटेड टू कोई नया एलिमेंट e कॉमा f ले लेता हूं। फॉर ऑल ab cd एंड ef बिलोंग्स टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a। अब इस पर अगर मैं डेफिनेशन को इंप्लाई करता हूं तो डेफिनेशन मेरा क्या है कि बाहर बाहर का नंबर का सम अंदर अंदर का सम इक्वल होता है। मतलब फर्स्ट रिलेशन से निकलेगा a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, एंड सेकेंड रिलेशन से निकलेगा c प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस ई। इन दोनों इक्वेशंस को म्यूचुअली ऐड कर दो तो रिजल्ट आएगा a प्लस डी और प्लस इस c प्लस एफ को इसी में ऐड कर दो इज इक्वल टू, इधर b प्लस सी था और ये जब ऐड होगा तो प्लस d प्लस ई। यहां देखो c से c कैंसिल हो रहा है, d से d कैंसिल हो रहा है, तो बचा क्या मेरे पास a प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई। अब इसको भी रिलेशन में फॉर्म करो, यानी कि जैसे हम रिलेशन से यहां पर इस डेफिनेशन को यूज करके इस लाइन को लिखते हैं तो इसी को रिवर्स कर दो। तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट स्टार्टिंग और लास्ट का होता है, यानी a यहां पे होगा और f यहां पे होगा, और ये एलिमेंट मिडिल वाले होते हैं तो b यहां पे होगा और e यहां पे होगा। तो आप खुद देखिए ab इज रिलेटेड टू cd है, cd इज रिलेटेड टू f है। यहां पे मुझे पता चला तो इसका मतलब ये हुआ कि ab भी ef से रिलेटेड है, हेंस r इज ट्रांजिटिव। तो फाइनल आंसर में कैसे लिखूंगा, बिकॉज R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो R हमारा अगर इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया तब हमें इक्विवेलेंस क्लास अब फाइंड। इक्विवेलेंस क्लास में हमें एलिमेंट निकालना है जो 3, 4 से रिलेटेड हो।
तो मैं लेट कर लूंगा a, b कोई एलिमेंट है जो रिलेटेड है मेरा 3, 4 से। अब अगर इस पर मैं डेफिनेशन को अप्लाई करूं तो रिजल्ट क्या आएगा, बाहर वाले दोनों नंबर का सम इज इक्वल टू होगा अंदर वाले दोनों नंबर के सम के। यानी कि अगर मैं सिर्फ b की वैल्यू निकालना चाहूं तो इस 3 को इधर ट्रांसफर कर दो, ये बचेगा a+4 - 3, यानी कि b की वैल्यू हो गई a+1। अब मैं आसानी से सेट A का कोई भी एलिमेंट लेकर के B की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। Therefore, equivalence class of 3, 4 इज इक्वल टू, अब इसमें मुझे सेट लेने हैं तो 3, 4 के इक्वल में हर वो एलिमेंट आएगा जो B इज इक्वल टू a+1 को सेटिस्फाई करता हो। तो अगर मैं a की वैल्यू 1 लेता हूं तो हमारा b कितना आना चाहिए, 1 + 1 यानी कि 2। तो पहला ऑर्डर्ड पेयर 1, 2 होगा। अगर मैं a की वैल्यू को 2 लेता हूं तो हमारा इस को सेटिस्फाई करके 2 + 1 यानी 3 होना चाहिए, 3 के साथ 4 होना चाहिए, 4 के साथ 5 होना चाहिए, 5 के साथ 6 होना चाहिए, 6 के साथ 7 होना चाहिए, 7 के साथ 8 होना चाहिए, 8 के साथ 9 एंड 9 के साथ 10। ये इतने एलिमेंट होंगे जो 3, 4 को सेटिस्फाई करेंगे, यानी 3, 4 से रिलेटेड होंगे। आप कहीं पर भी आप किसी भी एलिमेंट के साथ 3, 4 को लेकर के रिलेशन को सेटिस्फाई कर सकते हो। हर वो एलिमेंट जो दिए गए एलिमेंट को रिलेशन से रिलेट करे आपकी इक्विवेलेंस क्लास बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, n denote the set of natural number and are the relation on n cross n defined by AB is related to CD implies AD B plus C equals to BC A plus D। यहां पे जो हमें रिलेशन दिया हुआ है वो कुछ ऐसा दिया हुआ है, AD B plus C is equal to BC A plus D। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आप इस AD को AD की तरफ और BC को BC की तरफ ट्रांसफर कर सकते हो, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हो A plus D by AD। अब अगर इसको सेपरेट करो तो ये बनेगा B by BC प्लस C by BC इज इक्वल टू A by AD एंड प्लस D by AD। ये D D कैंसिल, ये A A कैंसिल, यहां पे C C कैंसिल, यहां पे B B कैंसिल, तो बचा कितना 1 by C प्लस 1 by B इज इक्वल टू 1 by D प्लस 1 by A। यानी कि यहां पर मुझे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना है। तो अब यहां पे देखो 1 by B इसको मैं और ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 1 by B प्लस 1 by C इज इक्वल टू 1 by A प्लस 1 by D। मीन्स क्या हुआ, अब यहां रिलेशन से देखिए, अंदर वाले दोनों नंबर के रेसिप्रोकल का सम इक्वल है बाहर वाले दोनों नंबर्स में रेसिप्रोकल का सम। अब मैं इसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव प्रूव कर सकता हूं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का तरीका सेम है जो हम अभी इतनी देर से करते आ रहे हैं। लेट A, B is related to A, B for all A, B belongs to A क्रॉस A। अब इसमें अगर डिफिनीशन यूज करोगे तो हमारी डिफिनीशन में क्या है, अंदर वाले दोनों टर्म का रेसिप्रोकल में सम, यानी 1 by B प्लस 1 by A इक्वल होना चाहिए बाहर वाला, यानी 1 by A प्लस 1 by B। अब सिंपल सी बात है, आपको खुद ही दिख रहा होगा दोनों डायरेक्शन में सेम चीज है, 1 by A प्लस 1 by B इज इक्वल टू 1 by A प्लस 1 by B। तो जब दोनों डायरेक्शन में सेम है तो इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। तो अब R अगर रिफ्लेक्सिव हो गया, हमें सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी प्रूफ करना है। सिमेट्रिक के लिए फिर से हेडिंग डालोगे सिमेट्रिक, लेट A, B is related to C, D
फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। इसमें डिफिनीशन को यूज करोगे तो 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी इज इक्वल टू 1 बाई ए प्लस 1 बाई डी। आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो, यानी 1 बाई ए प्लस 1 बाई डी इज इक्वल टू 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी लिख सकते हो, या फिर 1 बाई डी पहले लिख दूं मैं, 1 बाई ए बाद में लिख दूं, 1 बाई सी पहले लिख दूं एंड 1 बाई बी लिख। अब इससे अगर मैं रिलेशन बनाता हूं तो हम लोगों ने क्या देखा था अभी, पहला टर्म हमारा दोनों में अंदर का होता है, तो हमारा डी ए दोनों में अंदर का है, यानी कि यहाँ पे डी होगा और यहाँ पे ए होगा, और दूसरा एलिमेंट हमारा बाहर बाहर का होता है, यानी कि इधर सी और इधर बी। तो हमने क्या देखा कि अगर ए बी सी डी से रिलेटेड था तो सी डी भी ए बी से रिलेटेड है, तो हेंस आर इज सिमेट्रिक। ठीक इसी तरीके से हम इसको ट्रांजिटिव भी कर सकते हैं। ट्रांजिटिव प्रूव करने का भी सेम तरीका है। लेट ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू सी कॉमा डी एंड सी कॉमा डी इज रिलेटेड टू ई कॉमा एफ फॉर ऑल ए बी सी डी ई एफ बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। पीछे के दोनों में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, मैंने गलती से n क्रॉस n की जगह पे a क्रॉस a लिख दिया है, उसको सही कर लीजिएगा। अब इस पर अगर मैं डिफिनीशन को इंप्लाई करता हूं तो हमने क्या देखा था, पहले दोनों अंदर वाले का सम, यानी 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन डी, एंड इसमें भी वही सेम कंडीशन 1 अपॉन एफ प्लस यहां से भी 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन ई इज इक्वल टू 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन एफ। अगर मैं इन दोनों को आपस में ऐड करता हूं, 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी प्लस 1 बाई डी प्लस 1 बाई ई इज इक्वल टू 1 बाई ए प्लस 1 बाई डी प्लस 1 बाई सी प्लस 1 बाई एफ। तो ये 1 बाई डी 1 बाई डी 1 बाई सी कैंसिल हो गया, बचा मेरे पास 1 बाई बी प्लस 1 बाई ई इज इक्वल टू 1 बाई ए प्लस 1 बाई एफ। अब अगर इसको मैं रिलेशन में फॉर्म करूं, यानी कि जो हमारे ये दो एलिमेंट होंगे, ये अंदर अंदर के एलिमेंट होंगे, ये हो गए बी और ई, और ये दोनों बाहर बाहर के हो गए, तो ए एंड एफ। यानी मुझे क्या पता चला, ए बी सी डी से रिलेटेड था, सी डी ई एफ से रिलेटेड था, तो ए बी भी ई एफ से रिलेटेड आया, हेंस R is ट्रांजिटिव। अब मैं फाइनल रिजल्ट लिखूंगा, बिकॉज R is reflexive, symmetric and transitive, hence it is an इक्विवेलेंस रिलेशन, और यही आपको प्रूव करना था। एक और ये क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेक विदर द रिलेशन रिफ्लेक्सिव आर ऑन रियल नंबर डिफाइंड एज दिस इज रिफ्लेक्सिव, इज यहां पे होना चाहिए नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तीनों चीजें मुझे मना करना है कि ये तीनों नहीं है। जब भी मुझे रिलेशन को मना करना होता है, एग्जाम्पल लेके दिखाना पड़ता है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए मुझे कोई भी दो एलिमेंट लेने हैं और शो करना है कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसके लिए मुझे एलिमेंट रियल नंबर से लेने हैं, तो रियल नंबर से मैं एलिमेंट ले लेता हूं कोई भी दो, 1/2, 1/2 बिलोंग्स टू R। फॉर दिस इंप्लाइज, मेरे पास रिलेशन क्या है, जो भी एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट लेस देन आर इक्वल टू होना चाहिए सेकेंड का क्यूब। इसका मतलब है 1/2 लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 1/8, और ये कंडीशन गलत है। मतलब
1/8 बड़ा नहीं होता, 1/8 छोटा होता है, यानी ये कंडीशन उल्टा है। इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब अगर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है तो मुझे ट्रांजिटिव देखना है, सिमेट्रिक देखना है। सिमेट्रिक में तो रियल नंबर में कुछ भी ले लो, मना कर देगा। लेट 1,2 बिलोंग्स टू R। दिस इंप्लाइज, कंडीशन में चेक करो, 1 इज लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 2 क्यूब। बट इसी का अगर उल्टा देखो तो 2 इज नॉट लेस देन एंड इक्वल टू 1 क्यूब, यानी कि 2 जो हमारा है वो 1 क्यूब से छोटा नहीं होता। तो फिर ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्रिक। हमेशा एग्जाम्पल लेकर के शो करना होगा। ट्रांजिटिव, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में अगर आप नंबर लोगे तो ये हमेशा ट्रांजिटिव प्रूव कर देगा, बट हमको मना करना है तो ऐसा एग्जांपल लेना पड़ेगा जिससे ये मना करे। ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए हमें एलिमेंट पहले से सोचना पड़ेगा। सपोज दैट मैंने एक एलिमेंट ले लिया 3,2, यानी पहला एलिमेंट कोई भी लीजिए, दूसरा उससे छोटा लीजिए। अब तीसरा मुझे ऐसा एलिमेंट लेना है जो 2 से तो छोटा हो बट उसकी पावर 3, क्योंकि मुझे पावर 3 दिया हुआ है, 2 और 3 के बीच में आना चाहिए, नहीं 2 से बड़ा होना चाहिए। तो अब 2 से छोटा कोई भी नंबर लो, जैसे मैंने 1.9 लिया। अब 1.9 का अगर मैं क्यूब करके देखता हूं, ये हमारा रिजल्ट आएगा 6.859 और ये 3 से बड़ा हो गया, यानी मुझे तो ऐसा ही नंबर लेना है जो 2 से छोटा हो बट उसका क्यूब 2 और 3 के बीच में हो। चलिए मैं नंबर 1.5 लेके देखता हूं। तो 1.5 का अगर मैं क्यूब करता हूं तो ये हमारा 3.375 आएगा। अभी भी ये 3 से बड़ा है तो मुझे कोई और चेंज करना है, यानी मैं 1.4 क्यूब लेके देखता हूं। इसका क्यूब आ जाएगा 2.744। ये हमारे काम का नंबर है, क्योंकि ये नंबर देखिए 2 और 3 के बीच में आता है। तो यहां पे मैं लेट करूंगा, लेट 3,2 बिलोंग्स टू R एंड 2, जिसको मैंने करके देखा है 1.4 बिलोंग्स टू R। अब यहां पे इस रिलेशन को सेटिस्फाई कराओ तो हमको पता है कि 3 इज लेस देन और इक्वल टू 2 क्यूब, यानी 8 से छोटा होगा। एंड यहां भी सेम कंडीशन आएगी, 2 इज लेस देन एंड इक्वल टू 1.4 क्यूब। आप करके देख लो कि 2 इससे छोटा ही रहेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 2.744 आती है। बट अब अगर फर्स्ट एंड थर्ड में चेक करके देखो, यानी कि 3 इज नॉट लेस देन 1.4 क्यूब। अब यहां पर ये 3 से छोटा, 3 से बड़ा नहीं होगा, क्योंकि इसका एलिमेंट रिजल्ट जो आना है वो 2.744 आता है। मतलब ये फर्स्ट 2 कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है एंड 1.4 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। हेंस R इज नॉट ट्रांजिटिव। इस तरीके से जब आप सोच करके लिखोगे तब आप इस क्वेश्चन को प्रूव कर पाओगे। ये आपके एनसीईआरटी डायरेक्ट बुक का क्वेश्चन है। उम्मीद है मुझे आपको ये एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करना मत भूलिएगा, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बहुत जल्दी इसी के दूसरे पार्ट फंक्शन की वीडियो लेकर के फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।